आप देख रहे हैं दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार चर्चा बन रही है बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर, जो नज़रिया सामने आया है पब्लिक का, और साफ कहना है कि ये सीधे सीधे राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा फर्क आएगा, जबकि वहाँ की जनता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस जाति आधारित जनगणना को लेकर के। लेकिन बिहार को एग्जाम्पल बना करके पूरे उत्तर प्रदेश में भी ये मांग लगातार उठने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने, अखिलेश यादव ने इनको कहा है, आवाज़ उठाई है कि यहाँ भी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ताकि सबकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी पर काम किया जा सके। तो आज हम जानते हैं नालंदा विद्यापीठ के डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र टोंक से कि इस जाति आधारित जनगणना को वो किस नज़रिए से देखते हैं और क्या उनका विचार है। ये बिहार में जो जाति के आधार पर जनगणना हुई है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उसमें पिछड़ों के प्रति दर्द इन नेताओं का बिल्कुल नहीं है। कहने को तो ये सारे नेता पिछड़े वर्ग से हैं लगभग, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा। इससे पूरे देश में एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा। पिछड़ों के प्रति वास्तव में इन नेताओं के मन में कोई पीड़ा नहीं है। ये लोग केंद्रीय सत्ता पर हावी होने के लिए नया प्रपंच इन्होंने रचा। यदि ऐसा ही होता, आरक्षण से यदि लाभ होता या जाति के आधार पर आरक्षण होने लगे, तो समझ लीजिए पूरे देश में एक नई अराजकता को जन्म मिलेगा। पिछले 75 वर्षों से, जब से देश स्वतंत्र हुआ, अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण मिलता रहा। लेकिन आज भी स्थिति अनुसूचित जाति की है क्या, ये सबके सामने है। प्रश्न ये है, आरक्षण से मुझे विरोध नहीं है। विरोध है तो इस बात से है कि वो आरक्षण उचित व्यक्ति को, जो उसके योग्य है, जिसको उसकी आवश्यकता है, वहाँ तक वो आरक्षण नहीं पहुँच पा रहा है। जो आरक्षित व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एक आरक्षण के कारण से IAS अफसर बन गया, उसके परिवार को फिर आरक्षण की क्या आवश्यकता है, उसे निकाल देना चाहिए। दूसरी अनेक ऐसी जातियां भी हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट जाति है, जो सभी जानते हैं कि समृद्ध भी है, संपन्न भी है, शिक्षित भी है, हर क्षेत्र में वो आगे है। फिर कोई सरकार जाति को, जो आगे पिछड़ी हुई जाति है, पिछड़े का मतलब पिछड़ गई तो वो हमेशा तो पिछड़ी भी नहीं रहने की, कभी तो वो आगे आएगी। तो 40 वर्षों से पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण मिल रहा है, उसमें जाट समुदाय संपन्न हो गया, तो उसको बाहर क्यों नहीं निकाल देते? नहीं निकालेंगे, बल्कि उसको और विस्तार दिया जा रहा है। हर जाति के लिए देश बाद में है, पहले उसकी जाति है। ये दुर्भाग्य है देश का। तो संविधान निर्माताओं ने भी ये व्यवस्था नहीं की कि जब उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण पर बैन कर दिया, तो जाति के आधार पर भी यदि कर देते तो बहुत अच्छा था। केवल 2 वर्ग होते देश में, गरीब और अमीर। यदि गरीब को आरक्षण मिले, चाहे वो ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, कोई भी है, तो गरीब को मिल जाए आरक्षण तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं समझूंगा कि हाँ, आरक्षण का लाभ पहुंचा है। अब उदाहरण के लिए मायावती का परिवार है,
उसके भाई हैं, चचेरे भाई हैं, तहेरे भाई हैं, उन्हें आरक्षण की क्या आवश्यकता है? लालू प्रसाद के परिवार को क्या आरक्षण की आवश्यकता है? नीतीश के परिवार को आरक्षण की, जयंत के परिवार को, इनको क्यों जाति के आधार पर मिलेगा? ये कौन सा तुक है? इनको निकाल देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का अर्थ ये है कि जातीय जनगणना से जातियों के बीच में वैमनस्य पैदा होगा और आपसी घृणा पैदा होगी, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धाएं पैदा होंगी। तो इससे सामाजिक जो एक विघटन है, जिसको संविधान निर्माताओं ने आरक्षण दे करके ये सोचा था कि ये शेष जातियों के बराबर में आकर के खड़ी हो जाएं, वो उनकी मंशा पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। और इससे क्या हो रहा है कि जातियों के बीच में और जो खाई है वो और गहरी होती जा रही है। उदाहरण के लिए एक प्रतिभा संपन्न बालक है और वो आरक्षण के उसमें वर्ग में नहीं आता, तो दूसरा एक बालक है जो कम प्रतिभावान है, उसके मान लीजिए 50% अंक हैं। प्रतिभाशाली जो सवर्ण बालक है उसके 55% है। तो उसके साथ क्या यह न्याय नहीं होगा कि 55% वाला तो घर में बैठा है और 50% वाला को नौकरी, सरकारी नौकरी मिल गई? तो ये जो असमानता है इसको दूर करने के लिए जातीय जनगणना नितांत अनुचित और ये सामाजिक विद्वेष को बढ़ावा देने वाली है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गरीबी के आधार पर आरक्षण हो, यही सबके हित में, यही देश के हित में है। अन्यथा ये जो विषय है ये इतना पनप जाएगा, इतना बढ़ता चला जाएगा, इससे जाति विद्वेष और बढ़ेंगे, जातियों के बीच में खाई और बढ़ेगी और ये देश के लिए घातक सिद्ध होगा। और अब हम मिलते हैं दूसरे मेहमान, जो कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांत प्रवक्ता हैं शैलेंद्र सिंह चौहान जी। जानते हैं उनका जाति आधारित जनगणना को लेकर के क्या विचार बनता है और क्या उनकी सोच है और समाज पर किस तरह का असर पड़ेगा इस जाति आधारित जनगणना को लेकर के। तो शैलेंद्र चौहान जी। कि हाल ही में अभी बिहार की जातिगत जनगणना हुई, जिसका बहुत दिनों से शोर था और नीतीश कुमार, लालू यादव की साजिश के तहत ये जातिगत जनगणना हुई है। बिहार से ये आवाज़ें आ रही हैं कि हमारे यहाँ दरवाजे पर कोई जातिगत जनगणना करने के लिए नहीं आया। ये सब फर्जी मामला, फर्जी गणना, एसी कमरों में बैठकर कहानियाँ गढ़ दी गई। एक लंबे समय से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हैं। दोनों पिछड़ा वर्ग से, इन्होंने अपनी जातियों का विकास क्यों नहीं किया? उससे पहले भी बिहार में ज़्यादातर राज्य ओबीसी के ही हाथ में रहा। उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह और मायावती एससी और ओबीसी के हाथ में रहा। अगर इतनी आवश्यकता थी, इतने लंबे शासन काल के बाद भी जातिगत जनगणना की आवश्यकता पड़ी तो क्यों? चौंके जनता के बीच जाने के लिए इनके पास है नहीं। 2024 का चुनाव है, मोदी का बहुत बड़ा ओरा है, कद है, उसको कैसे ये हरा पाएंगे, उसके लिए सब रणनीति रची गई है। जातिगत जनगणना से किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं है, देश का नुकसान होगा, क्षति होगी। जो अंग्रेज़ों की राजनीति थी, फूट डालो राज करो, हिंदू समाज को तोड़कर जातियों में बांटकर विभक्त करके अंग्रेजों ने राज किया, उसी पॉलिसी के तहत ये लोग चल रहे हैं। देश को बांटा जा रहा है, जातियों में बांटा जा रहा है और लालू और नीतीश यही सब करना चाहते हैं। वीपी सिंह मंडल आए बुलाए, लेकिन उसे लाभ मिला क्या? नहीं मिला। राम प्रकाश गुप्त जाटों को आरक्षण लाए उत्तर प्रदेश में, क्या उन्हें लाभ मिला? राम प्रकाश गुप्त को नहीं मिला। तो अगर राजनीतिक लाभ के लिए करें तो राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है और देश को तोड़कर ये देश का या प्रदेश का भला करने वाले नहीं है। विकास करना सारे प्रदेश का करो ना, समुचित करो, कौन रोकता है? जैसे मोदी का सबका साथ सबका विकास का नारा है, सबका करो, बराबर करो, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो।
जो गरीब हो उसे आरक्षण मिलना चाहिए। आज तक 70-75 साल देश को आज़ाद हो गए, जो गरीब है वो आज भी गरीब है, जिसको लाभ नहीं मिला उसको आज भी नहीं मिला और ना मिलने वाला। जो अरबपति करोड़पति लालू मुलायम और मायावती जैसे लोग हैं वो आरक्षण का लाभ लेते हैं, लेकिन जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसे लाभ आज भी नहीं मिल रहा। ओबीसी में कुछ जातियाँ और एससी में कुछ ही चंद जातियाँ, 2-2, 3-3 जातियाँ लाभ ले रही हैं, मलाई चाट रही हैं, और दूसरों के हिस्से में तो छाछ भी नहीं आती। वाल्मीकि समाज को क्या मिला आज तक? एससी ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। ऐसी ओबीसी में 2-3 जातियों के अलावा जो शेष जातियां हैं उन्हें क्या दिया? उन्हें कुछ नहीं दिया, ना दिया, ना मिलेगा, ना मिलने दिया जाएगा। ये सब आरक्षण बकवास है, देश में नहीं होना चाहिए। आरक्षण तो किसी भी सभ्य समाज का, विकसित समाज के लिए नासूर है, कोण का काम करता है। ये नहीं होना चाहिए। जो विकसित राष्ट्र उन्होंने कौन तरक्की की? क्या आरक्षण के आधार पर की? अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है। महायुद्धों से तबाह होकर निकले देश जर्मनी और जापान अपने बल पर खड़े हुए, अपने पैरों पर खड़े हुए। दुनिया की तीसरी, चौथी, 5वीं अर्थव्यवस्था है, और भारत भी अपने बल पर ही, स्वयं के बल पर आगे बढ़ेगा। ऐसे ओछे हथकंडे अपनाकर सत्ता प्राप्त कर देश आगे नहीं बढ़ सकता। अब आज का देश बहुत जागरूक है, जनता समाज जागरूक है। ये ऐसे नालायक लोगों को सत्ता नहीं देगी। इनको भारत की कुर्सी पर, पीएम की कुर्सी पर तक पहुंचना तो दूर, उनके पास तक नहीं फटकने देगी। अभी हाल के 3-4 चुनाव आने वाले, इनमें इनको औकात का पता चल जाएगा। तो एक ना एक दिन भारत समृद्ध होगा और सबका साथ, सबके विकास के नारे के साथ चलकर ही विकसित राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो एक बड़ा वर्ग है, जाति आधारित जनगणना को राजनीतिक षड्यंत्र बताता है, और उस षड्यंत्र के तहत किस तरह समाज को बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। आज तक आरक्षण जो कि संविधान से दिया गया था, 10 वर्ष के लिए दिया गया था, वो लगातार 70-75 वर्षों बाद भी आज हटाने की स्थिति में नहीं है। ये कदम भी जाता है आधारित जनगणना का। उसके बाद जो मुख्य अभियान चलेगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये पूरे समाज को छिन-भिन करके डाल देगी, आपस में तोड़ देगी, आपस का भाईचारा खत्म कर देगी। और इसका परिणाम ना सिर्फ अब भुगतना पड़ेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक को पूरी तरह से भुगतना पड़ेगा। तो आज की खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।